दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं 10 ऐसे खतरनाक फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में जो इंडियन इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिए। इन स्कैम्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हुआ। जिन पैसों से गरीबी और बेरोजगारी दूर की जा सकती थी वो पैसे इन स्कैमर्स की जेब में चले गए। कुछ साल पहले एक जर्मन एनजीओ की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से एक है और ये स्कैम्स कुछ हद तक उसके जिम्मेदार है। यूं तो इंडिया में कई स्कैम्स हुए लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि आम आदमी का इन फिगर्स पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वो कौन से स्कैम्स थे जिसकी वजह से हमारा देश आज तक उभर नहीं पाया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। हर्षद मेहता अर्ली 90s में एक ब्रांड बन चुका था जो बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से ही बड़े बड़े बैंक्स बिना किसी श्योरिटी के लोन पास कर देते थे जिनको प्रॉफिट के साथ देने का वादा करके वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था। उस वक्त इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में कई लूपहोल्स हर्षद मेहता ने ढूंढ निकाले थे और उन लूपहोल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। ये स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी था। किसी भी स्टॉक की कीमत ऊपर ले जाना इसके लिए आम बात थी जिसके बदले वो ब्रोकरेज लिया करता था। स्टॉक मार्केट से इसने बहुत पैसा बनाया लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी और रातों रात अमीर हुए हर्षद मेहता के स्कैम को दुनिया के सामने लाया जिसमें उस वक्त के 5000 करोड़ का घोटाला किया गया था। जिसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को फॉर्म किया। हर्षद मेहता के वकील और बीजेपी लीडर राम जेठमलानी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव पर इल्जाम लगाया था और इस स्कैम को नरसिम्हा राव स्कैम कहने की मांग की थी। 2001 में हर्षद मेहता की जेल में ही मौत हो गई। इसकी लाइफ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है स्कैम 1992 के नाम से। अब उस आदमी के बारे में बात करते हैं जो जिंदगी जीता था किंग साइज, जिसके लाइफस्टाइल के आगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फीके पड़ जाएं, जिसने फॉर्मूला 1 कार्स से लेकर एयरलाइंस के बिजनेस तक अपनी पहचान बनाई। इंडिया में पब्स के कल्चर को आम करने के पीछे भी इसी का हाथ था जो किसी वक्त में किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या के बारे में, जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र से ही अपने पिता के बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया था लेकिन आज ये एक भगोड़े के नाम से जाना जाता है। 2016 में माल्या फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से बचने के लिए इंडिया से फरार होकर यूके में पॉलिटिकल असाइलम लेने में कामयाब हो गया। माना जाता है कि विजय माल्या कई बैंक्स को लगभग 9000 करोड़ रुपए बाकी है। ये अपनी डूबती हुई किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने की कोशिश में खुद डूब गया। ये एक ऐसी एयरलाइंस थी जिसमें सिर्फ एक ही टॉप क्लास होती थी। इस एयरलाइन में टॉप मॉडल्स को एयर होस्टेस की तरह रखा गया था लेकिन उन दिनों आए रिसेशन में माल्या को बहुत बड़ा झटका लगा और उस एयरलाइन को बचाने के चक्कर में माल्या का दिवालिया निकल गया और वो लंदन भाग गया। इतने प्रेशर के बावजूद विजय माल्या आज भी लंदन में अपनी फैमिली के साथ लाविश लाइफ गुजार रहा है। कुछ दिन पहले ट्वीट्स के जरिए विजय माल्या ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को 100% लोन वापस करने की पेशकश की लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिस्ट में नेक्स्ट है ललित मोदी स्कैम, जिसको आईपीएल स्कैम भी कह सकते हैं। आज आईपीएल इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टूर्नामेंट है। शुरुआत में आईपीएल ललित मोदी का ड्रीम हुआ करता था। जब ललित मोदी अमेरिका में था तब वो अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग से बहुत इंप्रेस होकर उसी आइडिया को लेकर वो इंडिया में आया और क्रिकेट लीग के लिए बीसीसीआई को अप्रोच हुआ लेकिन उस वक्त बीसीसीआई ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ललित मोदी ने हार नहीं मानी और कुछ ही साल में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बन गया जिसके चलते 2008 में ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। उस पर आईपीएल का इतना जुनून था कि वो खुद बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के पास जाकर आईपीएल के टीम्स बेचता था और बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए आईपीएल को कामयाब बनाया जिससे बीसीसीआई ने बहुत पैसा बनाया। साथ ही साथ बैकग्राउंड में ललित मोदी भी अपने फायदे के लिए काम करता रहा। ये बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग डील्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था और साथ ही अपने करीबी लोगों के जरिए मेजॉरिटी ऑफ टीम्स में स्टेक्स होल्ड करता था। माना जाता है कि ललित मोदी ने न सिर्फ आईपीएल के जरिए पैसा बनाया बल्कि बीसीसीआई में भी कई स्कैम्स किए। ललित मोदी का गोल्डन पीरियड बहुत जल्द खत्म हो गया और 2010 में उसको अपने पोजीशन से हटा दिया गया लेकिन जब तक ललित मोदी ने अपना सारा पैसा फॉरेन कंट्रीज में लगाकर लंदन भाग गया। इसके खिलाफ केसेस आज तक पेंडिंग है। माना जाता है कि ललित मोदी ने करीब 7000 करोड़ का फ्रॉड किया। दोस्तों स्कैम्स की बात नीरव मोदी के बगैर इनकम्प्लीट है जिसने इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम को अंजाम दिया था। नीरव मोदी गुजरात की एक सुनार फैमिली से बिलोंग करता है। ये शुरू से ही डायमंड के बिजनेस में इन्वॉल्व था। 1999 में नीरव मोदी ने खुद की कंपनी 5 स्टार डायमंड्स के नाम से शुरू की थी और कुछ ही दिन में देखते ही देखते लोगों की नजर में छा गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर कोई इसके डिजाइन को पसंद करता था। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नीरव मोदी ने दूसरे देशों से लोन लेना शुरू किया जिसके लिए इंडियन बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसको
जिसको LOU कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगा। लेकिन इस LOU को इश्यू करने के लिए भी इंडियन बैंक्स में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, जो नीरव मोदी ने कभी नहीं किए, और पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई ब्रांच मैनेजर को रिश्वत देकर बिना कोई डिपॉजिट के LOU लेता रहा। 2017 तक ये खेल चलता रहा, लेकिन 2018 में बैंक का मैनेजर चेंज होने पर नीरव मोदी की चोरी पकड़ी गई और नए बैंक मैनेजर ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाए तो 11,000 करोड़ रुपए का घपला सामने आया। नीरव मोदी के खिलाफ FIR रजिस्टर होने से कुछ ही घंटे पहले वो अपनी फैमिली के साथ देश से फरार हो गया और कई महीनों तक गायब रहा, लेकिन 2019 में वो लंदन में पकड़ा गया। आज भी इंडियन गवर्नमेंट उसको वापस लाने की कोशिश में है। सुब्रत रॉय, सहारा स्कैम। रॉय शुरुआत से ही बहुत मास्टरमाइंड था। इसी ने इंडिया में पिरामिड स्कीम को आम किया, जिसमें इन्वेस्टर्स की चेन बनाई जाती है। एक इन्वेस्टर दो और इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है। सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा परिवार की शुरुआत की थी, जिसमें वो यूपी के कुछ गाँव के अनपढ़ गरीब लोगों को अपने पास पैसे इन्वेस्ट करने पर डबल पैसा वापस करने की लालच देकर कन्विंस किया। ये स्कीम गाँव वालों को बहुत पसंद आई और इन्वेस्टर्स की तो जैसे बारिश होने लगी। 40 इन्वेस्टर्स से शुरू हुआ ये सहारा परिवार देखते ही देखते 6 करोड़ का परिवार बन गया। उन दिनों गरीब लोग सुब्रत रॉय को भगवान मानते थे और लोगों का भरोसा सुब्रत रॉय पर इतना था कि कोई इसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय हर फील्ड में इन्वेस्ट करने लगा, जैसे कि एयरलाइंस, रियल एस्टेट, फाइनेंस और कई दूसरे फील्ड्स। एक वक्त ऐसा आया कि जब इस स्कीम में नए लोग जुड़ना बंद हो गए। यहीं से सुब्रत रॉय की मुश्किलात शुरू हुए। 2012 में सेबी ने सहारा की एक 24,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन पकड़ी और किसी भी तरह के फंड रेजिंग पर पाबंदी लगा दी और अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करने को कहा, जिसके खिलाफ रॉय ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और ये केस 2 साल चलता रहा। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज सीज करके सुब्रत रॉय को अरेस्ट करवा दिया। लिस्ट में नेक्स्ट सत्यम स्कैम के बारे में बात करते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स एक IT कंपनी थी। एक वक्त में टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक मानी जाती थी, लेकिन इस कंपनी के ओनर बी रामलिंगम राजू ने 7,800 करोड़ का फ्रॉड कर सबको हैरान कर डाला। 2004 से 2008 सत्यम कंप्यूटर्स के लिए गोल्डन पीरियड था। उस वक्त कंपनी के शेयर्स आसमान छू रहे थे, जिसकी वजह से एक लीडिंग IT कंपनी बन गई थी। उन दिनों इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट बूम पर थी, जिसके चलते राजू ने IT इंडस्ट्री से हटकर अपना पैसा अलग अलग सिटीज के रियल एस्टेट मार्केट में लगाना शुरू किया, जिसके लिए ये अपनी कंपनी में झूठा प्रॉफिट दिखाकर स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने लगा। अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए राजू ने एक दूसरी कंपनी बनाई, मेटास प्रॉपर्टीज के नाम से। बुक्स में ये दिखाया गया था कि मेटास सत्यम के मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स होल्ड करती है, लेकिन यहाँ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। फाइनली 2009 में राजू ने सेबी जाकर खुद अपने स्कैम्स के बारे में कन्फेस किया, जिसके चलते राजू को अपने कुछ करीबी लोगों के साथ जेल हुई। आगे चलकर महिंद्रा ग्रुप ने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स लेकर उसे खरीद लिया और आज ये कंपनी महिंद्रा सत्यम के नाम से जानी जाती है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। वैसे तो हमारा देश कई स्कैम्स की मार झेल चुका है, लेकिन 2G स्कैम को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि 2008 में ऑलरेडी हमारा देश रिसेशन की गिरफ्त में था। दुनिया भर में आए रिसेशन के असरात हमारे देश पर भी नजर आ रहे थे। ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 2008 में गवर्नमेंट जांच के दायरे में आ गई। गवर्नमेंट पर इल्जाम था 2G स्पेक्ट्रम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसीज के लिए लाइसेंस कई कंपनीज को इलीगल एलोकेट करने का, जिसके लिए प्राइम सस्पेक्ट था IT मिनिस्टर A राजा। इसके साथ कई बड़े नाम सामने आए। आखिर 2012 में 2G स्पेक्ट्रम को सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया। माना जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम की वजह से गवर्नमेंट को 1,70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं स्टैम्प पेपर स्कैम्स, जिसको तेलगी स्कैम भी कहते हैं। 2002 में अब्दुल करीम तेलगी न्यूज चैनल्स में बहुत छाया हुआ था, जो कि एक बहुत शातिर कॉनमैन था। उसने पैसे बनाने का नया तरीका ढूंढ निकाला था, जिसमें वो नकली स्टैम्प पेपर्स छाप कर लोगों को धोखा देता था। माना जाता है कि तेलगी ने करीब 350 लोगों की टीम बनाई थी, जिनको उसने खुद अच्छे से ट्रेन किया था। इनका काम था बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रियल एस्टेट फर्म्स और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को शिकार बनाकर उनको नकली स्टैम्प पेपर्स बेचे। इस स्कैम में कई पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम सामने आए। इस स्कैम में तेलगी ने कई बड़े कंपनीज को लगभग 20,000 करोड़ का चूना लगाया। फाइनली 2006 में तेलगी और उसके करीबी साथियों को 30 साल की सजा सुनाई गई। कॉमनवेल्थ स्कैम। 2010 में हुआ कॉमनवेल्थ स्कैम हमारे देश के बहुत बड़े स्कैम्स में से एक है। वैसे तो उन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्रोवर्सीज और स्कैम्स के लिए ही मशहूर हुए थे, जिसमें खेल पर खर्च करने 70,000 करोड़ अलॉट किए गए थे। उसमें से बमुश्किल आधे पैसों को ही खर्च किया गया था। खेल के सामान की खरीदी में भी हेरा फेरी की गई थी। सामान की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। यहाँ तक माना जाता है कि खेल में पार्टिसिपेट किए एथलेटिक्स को लैविश होटल्स की जगह बहुत खराब हालत में रखा गया था। सुरेश कलमाड़ी, जो कि CWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन था, उसी ने इस स्कैम को अंजाम दिया था। उन दिनों कॉमनवेल्थ स्कैम एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बन चुका था। सुरेश कलमाड़ी पकड़े जाने पर लगातार करप्शन के चार्जेस मानने से इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार 2011 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। कोल एलोकेशन स्कैम। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम माना जाता है, जिसमें
कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम था कि 2004 से 2009 के बीच कई कोल ब्लॉक्स को इलीगल एलोकेट किया गया था। शुरुआत में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, स्कैम का अमाउंट कम होकर 1,80,000 करोड़ रुपए के फिगर्स सामने आए। माना जाता है कि इस स्कैम को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए दबा दिया गया, वरना इसके जरिए कई पॉलिटिकल नाम सामने आने का खतरा था। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ स्कैम्स की बात थी। हमारे देश में आए दिन ऐसे कई स्कैम सामने आते हैं। इनकी वजह से आज भी इंडिया अंडर डेवलप्ड नेशन माना जाता है। इन स्कैमर्स के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।